नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद कई लोगों को चौंकाता होगा। अमीर लोग, जिनके पास अक्सर जरूरत से ज्यादा नकदी होती है, वो भी कर्ज क्यों लेते हैं? हमारे जहन में तो देखिए, कर्ज का मतलब होता है जरूरत या कोई मजबूरी, है ना? लेकिन जैसा कि हमारे पास मौजूद कुछ रिसर्च और लेख बताते हैं, अमीरों के लिए ये जरूरत नहीं बल्कि एक सोची समझी वित्तीय चाल है। तो आज की इस खास चर्चा में हम यही समझेंगे कि कैसे धनी व्यक्ति नकदी होने के बावजूद कर्ज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी संपत्ति को और बढ़ाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए और अपने वित्तीय भविष्य को ज्यादा लचीला, ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। ये कर्ज लेने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। ये चर्चा कर्ज को मजबूरी के चश्मे से हटाकर एक रणनीतिक औजार के तौर पर देखने में मदद करेगी। हम देखेंगे कि कैसे लीवरेज मतलब कम पैसे से ज्यादा संपत्ति साधना, अवसर लागत यानी पैसे को सही लगाने का हिसाब किताब और टैक्स के नियमों का फायदा उठाकर वो अपने पैसे को और तेजी से बढ़ाते हैं। तो चलिए फिर इस दिलचस्प रणनीति की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि अमीरों की दुनिया में कर्ज कैसे एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है। पहला बड़ा फर्क कहाँ से शुरू होता है? शायद सोचने के तरीके से। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा फर्क सोच का ही है। आम तौर पर हम कर्ज तब लेते हैं जब पैसे की मतलब कमी हो, लेकिन अमीर कर्ज को कमी पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अवसर भुनाने के लिए लेते हैं। वो इसे लीवरेज कहते हैं, यानी अपने पास मौजूद पूंजी से कहीं ज्यादा बड़ी संपत्ति को कंट्रोल करना या उसमें इन्वेस्ट करना। ये जरूरत के लिए उधार लेना नहीं है, ये सोच समझकर एक दिशा के साथ उधार लेना है। लीवरेज, हाँ सुना है ये टर्म। मतलब कम लगाकर ज्यादा पाना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो अपनी नकदी बचा कर रखते हैं। उसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यहीं पर अवसर लागत या जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उसका सिद्धांत आता है। वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है और मैं उसे घर खरीद लेता हूँ, तो वो 1 करोड़ रुपए वहीं फंस गए, ब्लॉक हो गए, है ना? अब सवाल ये है कि क्या मैं उस 1 करोड़ को कहीं और निवेश करके उस घर के लोन की ब्याज दर से ज्यादा कमा सकती हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो घर खरीदने के लिए लोन लेना ज्यादा फायदेमंद है, भले ही मेरे पास नकद हो। वो ये हिसाब लगाते हैं कि नकदी फंसाने से वो किसी दूसरे शायद ज्यादा फायदेमंद निवेश का मौका वो गवा देंगे। अच्छा। तो ये ऐसा है कि नकदी से सीधे खरीदने के बजाय लोन लेकर उस नकदी को कहीं और काम पर लगा देना, जहां ज्यादा कमाई हो सके। जैसे कोई 5% ब्याज पर होम लोन ले ले और अपने नकदी को किसी बिजनेस या स्टॉक मार्केट में लगाए, जहां उसे लगता है कि 10-12% रिटर्न मिल सकता है। तौर पर हम सोचते हैं, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? अमीर सोचते हैं, क्या इस पैसे को कहीं और लगाकर मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, भले ही खरीदने के लिए उधार लेना पड़े। तो ये सोच का फर्क तो समझ आता है, बहुत दिलचस्प है। लेकिन कर्ज लेने में सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, इसमें खर्च भी है, ब्याज का खर्च। फिर भी अमीर लोग कर्ज लेते हैं, इसका मतलब कोई और बड़ा फायदा होगा, शायद टैक्स से जुड़ा हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टैक्स बचत यहाँ एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। कई देशों में खास तरह के कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है, डिडक्शन मिलता है। जैसे कि बिजनेस चलाने के लिए लिया गया लोन या निवेश करने के लिए खरीदी गई प्रॉपर्टी पर लिया गया लोन या फिर अपने निवेश जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स के बदले लिया गया लोन। इस ब्याज को वो अपनी आमदनी से घटा सकते हैं, जिससे उनकी कुल टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ओह, यानी ब्याज चुकाना टैक्स चुकाने से सस्ता पड़ सकता है। ये तो बड़ा दिलचस्प गणित है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी की टैक्स दर ऊंची है, मान लीजिए 30-40%, तो ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट का मतलब है कि सरकार एक तरह से उनके ब्याज का वो हिस्सा भर रही है। तो वो न सिर्फ टैक्स बचाते हैं बल्कि उस उधार ली गई पूंजी से और निवेश भी कर पाते हैं। ये दोहरा फायदा है। टैक्स बचाने की बात चली है तो एक बहुत चर्चित, थोड़ी सी एडवांस्ड रणनीति है, मैंने सुना है इसके बारे में। खरीदो, उधार लो, मरो। बाय बोरो डाई। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, नाम थोड़ा नाटकीय जरूर है, पर रणनीति अमीरों के बीच टैक्स बचाने और संपत्ति अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए काफी लोकप्रिय है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम खरीदो, बाय। इसमें वो ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ने की उम्मीद हो,
जैसे अच्छे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई कामयाब बिजनेस। लक्ष्य है लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाना। दूसरा कदम उधार लो, बोरो। अब मान लीजिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, शायद कोई बड़ा खर्च करने के लिए या किसी नए निवेश के लिए। वो अपनी खरीदी हुई संपत्ति को बेचते नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचने पर उन्हें बढ़ी हुई कीमत पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। इसके बजाय वो उस संपत्ति को गारंटी के तौर पर, मतलब कोलैटरल बनाकर, उसके बदले लोन लेते हैं। और क्योंकि लोन की रकम को आय नहीं माना जाता, इस पर तुरंत कोई इनकम टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। उन्हें नकदी मिल जाती है और उनकी संपत्ति भी उनके पास ही रहती है, बढ़ती रहती है। तीसरा कदम, मरो, डाई। ये रणनीति का अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब उस व्यक्ति का निधन होता है तो उनके वारिसों को वो संपत्ति उस दिन के बाजार भाव पर मिलती है। इसे टैक्स की भाषा में स्टेप्ड अप बेसिस कहते हैं। स्टेप्ड अप बेसिस, ओके। हाँ आसान भाषा में समझें तो वारिसों के लिए टैक्स का मीटर लगभग 0 से शुरू होता है। हाँ, उस व्यक्ति के जीवन काल में संपत्ति की कीमत में जितनी भी बढ़ोतरी हुई थी, उस पर लगने वाला कैपिटल गेन्स टैक्स एक तरह से माफ हो जाता है। अरे वाह। मतलब संपत्ति बढ़ भी गई, जरूरत पड़ने पर उसके बदले पैसे भी मिल गए बिना टैक्स दिए, और अंत में वारिसों को भी ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ा। ये तो वाकई कमाल की टैक्स प्लानिंग है। और आपने कहा कि संपत्ति के बदले लोन लेते हैं, क्या इसका कोई खास मतलब पॉपुलर तरीका है? हाँ बिल्कुल। ये बाय बोरो डाई रणनीति का जो बोरो वाला कदम है, उसे उठाने का एक बहुत कारगर तरीका है सिक्योरिटीज आधारित ऋण, या SBL, सिक्योरिटीज बेस्ड लेंडिंग कहते हैं इसे। ये अमीरों के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें होता यह है कि वो अपने मौजूदा निवेश पोर्टफोलियो जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रखकर उसके बदले लोन लेते हैं। अच्छा, मतलब अपनी ही इन्वेस्टमेंट के बदले कर्ज लेना। इसमें क्या खास बात है? नॉर्मल लोन से अलग कैसे है ये? खास बात यह है कि पहली तो बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं जैसे चार्ल्स श्वाब, JP मॉर्गन, UBS ये सुविधा देती हैं। और क्योंकि लोन आपकी संपत्ति यानी सिक्योरिटी से सुरक्षित है, इसकी ब्याज दरें अक्सर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड कर्जों से काफी कम होती हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, आपकी गिरवी रखी सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में ही रहती हैं, वो बिकती नहीं है। तो अगर बाजार अच्छा कर रहा है तो उनकी कीमत बढ़ती रहती है, आपको डिविडेंड या ब्याज मिलता रहता है, भले ही आपने उनके बदले लोन ले रखा हो। ओह, तो इसके फायदे क्या हुए? एक तो कम ब्याज दर हो गई, हाँ, और निवेश भी बढ़ता रहता है, और क्या? फायदे कई हैं। देखिए, पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है, अक्सर 24 से 48 घंटे में। इससे आपकी निवेश रणनीति में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने कुछ बेचा नहीं। पेमेंट की शर्तें भी अक्सर काफी लचीली होती हैं। कई बार आपको सिर्फ ब्याज चुकाना होता है और प्रिंसिपल अमाउंट बाद में चुका सकते हैं। और हाँ, कागजी कार्यवाही भी पारंपरिक लोन के मुकाबले काफी कम होती है। ये वाकई नकदी पाने का एक तेज और सस्ता तरीका हो सकता है, बशर्ते आपके पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त निवेश हो। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि कर्ज लेना वाकई संपत्ति बढ़ाने का एक जरिया बन सकता है। क्या लिवरेज से वो अपने बिजनेस या निवेश को ज्यादा तेजी से बढ़ा पाते हैं, मतलब स्केल कर पाते हैं? बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई निवेशक सिर्फ अपनी बचत या मुनाफे से ही निवेश करेगा तो उसकी रफ्तार धीमी होगी, है ना? लेकिन कर्ज लेकर यानी लीवरेज का इस्तेमाल करके वो बड़े अवसरों को जल्दी पकड़ सकते हैं। उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब पैसा जमा होगा। वो तुरंत किसी नई प्रॉपर्टी में डाउन पेमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, या बाजार में आई किसी गिरावट का फायदा उठाकर और निवेश कर सकते हैं। जैसे वो रियल एस्टेट वाला उदाहरण आपने दिया था, एक प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय लोन लेकर कई प्रॉपर्टी खरीदना। हाँ, वो लीवरेज का बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ है, वो या तो 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीद ले, या फिर वो 25-25 लाख 4 प्रॉपर्टीज में डाउन पेमेंट के तौर पर लगा दे और बाकी 75% रकम का लोन ले ले। अब वो 1 के बजाय 4 प्रॉपर्टीज का मालिक है। अगर प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका मुनाफा 4 गुना तेजी से बढ़ सकता है। हाँ, ब्याज चुकाने के बाद भी। साथ ही उसका रिस्क भी बढ़ गया। एक जगह किराया कम आए तो दूसरी जगह से भरपाई हो सकती है। और जब उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपनी ये बढ़ती हुई संपत्ति बेचनी नहीं पड़ती। सही, वो बस उसके बदले और उधार ले सकते हैं। बिल्कुल सही। उन्हें अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यानी अच्छा प्रदर्शन कर रहे निवेश को सिर्फ इसलिए नहीं बेचना पड़ता क्योंकि उन्हें नकदी चाहिए,
यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब निवेश बेचने पर भारी टैक्स लगने वाला हो। वो उधार लेकर अपना काम चला लेते हैं और संपत्ति को बढ़ने देते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस रखते हैं। क्या इसका कोई वास्तविक आंकड़ा है, मतलब कोई स्टडी या ऐसा कुछ जो दिखाए कि ये कितना फायदेमंद हो सकता है? हाँ, एक BNY वेल्थ मैनेजमेंट का एक अध्ययन है जो इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। उन्होंने 2 काल्पनिक निवेशकों की तुलना की। दोनों के पास S&P 500 इंडेक्स फंड में $30 मिलियन का निवेश था। एक निवेशक ने अपने खर्चों और टैक्स के लिए हर साल $3 मिलियन के शेयर बेचे। दूसरे ने शेयर बेचने के बजाय अपने पोर्टफोलियो के बदले SBL के जरिए पैसे उधार लिए। 5 साल बाद नतीजा जानते क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? उधार लेने वाले निवेशक का पोर्टफोलियो लोन का ब्याज चुकाने के बाद भी शेयर बेचने वाले निवेशक के पोर्टफोलियो से $19.7 मिलियन ज्यादा था। 19.7 मिलियन डॉलर्स। हाँ, लगभग $20 मिलियन का फर्क। हाँ, इतना बड़ा अंतर। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये साफ दिखाता है कि सही परिस्थितियों में उधार लेने की लागत, मतलब जो ब्याज दे रहे हैं, वो संपत्ति बेचने की अवसर लागत से कहीं कम हो सकती है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं, ये तो ज्यादा पैसा बनाने की बात हो गई। बिल्कुल, ये आंकड़ा लीवरेज और संपत्ति को निवेशित रखने की ताकत को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। अच्छा, एक और बात जो थोड़ी सी उल्टी लगती है, क्या अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल जोखिम कम करने के लिए भी करते हैं? मेरे ख्याल से तो कर्ज लेना जोखिम बढ़ाता है ना? हाँ, आमतौर पर कर्ज जोखिम बढ़ाता है, ये सही है। लेकिन इसका इस्तेमाल जोखिम प्रबंधन, खासकर विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर किसी की सारी संपत्ति रियल एस्टेट में है, तो वो रियल एस्टेट के बदले लोन लेकर उस पैसे को स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में लगा सकता है। इससे उसका जोखिम एक ही एसेट क्लास में केंद्रित होने के बजाय वो बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। अच्छा, और जैसा हमने SBL की बात की, वो क्रेडिट लाइन एक तरह का सुरक्षा जाल भी देती होगी, मतलब इमरजेंसी के लिए? निश्चित रूप से। संपत्ति के बदले क्रेडिट लाइन होने का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर नकदी उपलब्ध है, बिना अपनी लंबी अवधि के निवेश योजना को छेड़े। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलापन उन्हें अचानक आए निवेश के मौकों का फायदा उठाने या किसी अस्थायी नकदी संकट से निपटने में मदद करता है, बिना मजबूरी में शायद कम कीमत पर अपने अच्छे निवेश बेचें। एक और पहलू है महंगाई, इन्फ्लेशन। क्या कर्ज इसमें भी कोई भूमिका निभाता है? हाँ, बिल्कुल, खासकर अगर कर्ज फिक्स्ड रेट यानी निश्चित ब्याज दर पर लिया गया हो। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की कीमत कम होती है, उसकी खरीदने की शक्ति कम होती है। अगर आपने आज 10 लाख का लोन 5% फिक्स्ड ब्याज पर लिया है और अगले कुछ सालों में महंगाई 7-8% रहती है, तो आप भविष्य में जो पैसा ब्याज और मूलधन के रूप में चुका रहे हैं, उसका वास्तविक मूल्य आज के मुकाबले कम होगा। आप प्रभावी रूप से आज के ज्यादा कीमती रुपए उधार लेते हैं और भविष्य के कम कीमती रुपए चुकाते हैं। तो हाँ, महंगाई आपके कर्ज के बोझ को हल्का कर सकती है। वाह, महंगाई को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करना, क्या बात है। तो ये सब मिलकर एक तरह का धन गुणन प्रभाव पैदा करता होगा, मतलब पैसे से पैसा बनना तेज हो जाता होगा। बैंक भी शायद अमीरों को आसानी से लोन देते होंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बैंक अमीर ग्राहकों को पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास गारंटी यानी कोलैटरल के तौर पर रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति होती है। इससे बैंक का जोखिम कम हो जाता है। इस वजह से अमीरों को अक्सर बेहतर ब्याज दरें मिलती हैं, ज्यादा लोन टू वैल्यू रेशियो मिलता है, यानी संपत्ति की कीमत का ज्यादा हिस्सा लोन के रूप में मिलना, और ज्यादा लचीली शर्तें मिलती हैं जो शायद आम उधारकर्ता को ना मिले। ये उनके लिए कर्ज को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। और क्योंकि वो अपनी संपत्ति बेच नहीं रहे हैं बल्कि उसके बदले उधार ले रहे हैं, तो उनकी संपत्ति पर वो जो कंपाउंडिंग का जादू होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का, वो भी चलता रहता है। बिल्कुल सही। उधार लेकर अपनी संपत्ति को निवेशित रखने से वो चक्रवृद्धि वृद्धि के फायदे को जारी रखते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट चलता रहता है। उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है, रिटर्न पे रिटर्न कमाता रहता है। संपत्ति बेच देने से ये सिलसिला टूट जाता है। उधार लेना उन्हें इस सिलसिले को बनाए रखने में मदद करता है, भले ही वे उस उधार लिए पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर रहे हों। तो ये पूरी तस्वीर ये बनती है कि रणनीतिक उधार उन्हें एक साथ कई आय स्रोत
जैसे डिविडेंड, किराया, बिजनेस प्रॉफिट बनाए रखने देता है, जबकि उधार ली गई पूंजी का इस्तेमाल नए मौके भुनाने में होता है। ये वाकई उनकी दौलत बनाने की मशीन को कई गुना तेज कर देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये है कि अमीर लोग कर्ज को जरूरत के लिए नहीं बल्कि एक मल्टी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक स्मार्ट टूल की तरह। लीवरेज से संपत्ति तेजी से बढ़ाना, टैक्स को अपने पक्ष में करना, खासकर वो खरीदो उधार लो मरो जैसी रणनीतियों से, अवसर लागत का फायदा उठाना, एसबीएल जैसे साधनों से लचीलापन और सस्ती पूंजी पाना, निवेश को स्केल करना, जोखिम का प्रबंधन करना और चक्रवृद्धि वृद्धि को बिना रोके जारी रखना, ये सब इसके हिस्से हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये खेल सबके लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास पहले से अच्छी खासी संपत्ति होनी चाहिए जिसे आप गारंटी के तौर पर रख सकें। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत होनी चाहिए और आपको वित्तीय समझ और योजना बनाने की जरूरत होती है। ये फायदे ज्यादातर उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही मिलते हैं। उनके लिए सवाल ये नहीं होता कि क्या मैं नकद भुगतान कर सकता हूँ, बल्कि ये होता है कि क्या उधार लेकर नकद कहीं और लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा, और अक्सर जवाब हाँ होता है। तो आज की चर्चा के अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी दर पर कर्ज ले सकता है जो उसकी संपत्ति की अनुमानित वृद्धि दर से कम हो, तो क्या नकद पैसे पास होते हुए भी उसे खर्च कर देना हमेशा सबसे समझदारी भरा फैसला है, या फिर कर्ज लेकर उस नकदी को काम पर लगाए रखना बेहतर है? इस पर विचार जरूर करिएगा।